मोना ने अपने टैरो कार्ड्स को टेबल पर फैलाया और अपने सामने बैठे 22 साल के लड़के को देखा जिसने अपना नाम आदित्य बताया था। वो अपनी अजीब सी आंखों से मोना को एकटक देखे जा रहा था। उसके बैठने का भी तरीका अजीब सा था। उसके कंधे दबे हुए थे, पीठ झुकी हुई थी, जैसे उसने भारी वजन अपने कंधों पर उठा रखा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी, उसके चेहरे के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी जिन्हें वो पकड़कर निगल रहा था। उसे देखते ही मोना ने अपनी फीस पहले ही ले ली थी, लेकिन कुछ अजीब सा था उसमें जो रह रहकर मोना के बदन में सिहरन पैदा कर रहा था। मोना ने अपना गला खंखारा और वो बोली, एक कार्ड पिक कर लो इसमें से। आदित्य ने टेबल पर हाथ मारा और मोना के कार्ड्स को बिखेर कर जमीन पर गिरते हुए बोला, मैं यहाँ फॉर्चून रीडिंग करवाने नहीं आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। तुम सुनोगी? मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। अपना पैसा वापस ले लो और जाओ यहाँ से। घबराई हुई मोना ने अपने बिखरे हुए टैरो कार्ड्स को समेटते हुए बोला। सुनते ही आदित्य अजीब तरीके से खुर्राने लगा। उसकी गहरी आंखें भी लाल हो गई और वो चीखा, पैसा और चाहिए तो दूंगा, पर तुमको सुनना होगा, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मोना डर से कांप उठी। वो उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से आदित्य भयानक होते जा रहा था, मोना को डर था वो उस पर हमला न कर दे। मोना उसकी बात सुनने को राजी हो गई। ये सुनकर आदित्य ने मंडराती हुई मक्खी को पकड़ा और निगलकर बोला, मैं ऐसा नहीं था, मैं पहले ऐसा नहीं था, तुम्हारी तरह था, खूबसूरत जवान। फिर मुझे वो मिला और उसने मुझे ऐसा बना दिया। मोना को चुप देख आदित्य ने उसे घूरा और बोला, तुम जानना नहीं चाहोगी किसने मुझे ऐसा बना दिया? डर से कांपती मोना को पूछना पड़ा, कौन था वो? मुंजया। मुंजिया? मोना ने हैरानी से पूछा। हाँ, मुंजया। वो अभी भी मेरी पीठ पर सवार है। बहुत भारी है वो, पीठ दुखने लगती है। मोना ने ध्यान से आदित्य को देखा। उसकी पीठ जरूर वजन से झुकी हुई थी, पर उसकी पीठ पर सवार कोई दिख नहीं रहा था। मुंजया रात के अंधेरे में निकलता है। जिसकी पीठ पर सवार हो जाता है उसी को दिखाई देता है। वो ही मुझे यहाँ ले आया, तुम्हें ये सब बताने के लिए। सुनकर मोना कांप उठी। आदित्य ने एक और मक्खी को पकड़ा और निगल कर बोला, मैं पहले ऐसा नहीं था, मीडिया इन्फ्लुएंसर था मैं। अजीब, विचित्र और डरावनी चीजों पर व्लॉग बनाकर अपने मीडिया पेजेस पर डालता था। एक बार कमेंट्स में किसी ने मुझे मुंजया के बारे में बताया। वो कोंकण की चटोक वादी में रात को शिकार की तलाश में भटकता है और एक बड़ा सा पेड़ है जो उसका घर है। मैंने अगला व्लॉग मुंजया पर बनाने का ठान लिया। अगले दिन आदित्य ने अपना बैकपैक तैयार किया और अपनी बाइक पर सवार होकर कोंकण के लिए निकल पड़ा। कोंकण महाराष्ट्र का वो खूबसूरत इलाका है जिसकी बॉर्डर गोवा से लगती है। चटोक वादी को कोंकण की श्रापित जगह माना जाता है और उस पेड़ को भी श्रापित मानते हैं जहां मुंजया की अस्थियां गड़ी थी। बाइक से रास्ते भर को एक्सप्लोर करता हुआ आदित्य चटोक वादी में पहुंच गया था। बड़ी कोशिशों के बाद उसे एक छोटी सी लॉज मिली। वहां एक कमरा आदित्य ने किराए पर लिया। लंबे सफर की थकान दूर करने के बाद आदित्य अपने मिशन पर निकल पड़ा, मुंजया का व्लॉग बनाने, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया था। व्लॉग बनाने का आदित्य ने अपनी लॉज से ही शुरू कर दिया था। उसने लॉज के मैनेजर और वर्कर से मुंजया के बारे में सवाल किए तो उन लोगों की जबान पर यूं ताला चढ़ गया जैसे भूत देख लिया हो।
जवाब देने की जगह वो लोग इधर उधर खिसकने लगे, मुंजया के नाम से ही कांपने लगे। ऐसा क्या टेरर है मुंजया का? आदित्य सोच में पड़ गया। आदित्य उस छोटे से कस्बे के कोने कोने में घूम लिया, लेकिन कोई मुंजया के बारे में बात करने को तैयार ही नहीं था। तब उसे देसी शराब के ठेके पर एक शराबी पक्या मिला, जो शराब के बदले अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया था। आदित्य ने शराब की 4-5 बोतलें ली और पक्या ने गले में शराब को उतारते हुए बोला, वो जो उधर झोपड़ा देख रहे हो ना, मरने से पहले उसमें मुंजा रहता था। आदित्य ने कच्ची सड़क से दूसरी ओर बने एक टूटे फूटे झोपड़े को हैरानी से देखा और कंफर्म करने के लिए पूछा, वो टूटा फूटा झोपड़ा, वो है मुंजया का मकान? पक्या डर से चीख पड़ा। अरे वहां मत देखो, चटोक वादी का कोई भी इंसान मुंजिया के झोपड़े को नजर उठाकर नहीं देखता है, बनौती लग जाती है। मुंजिया पीठ पर सवार हो जाता है, फिर बर्बादी बर्बादी। घबरा कर पक्या ने एक घूंट में बोतल खत्म कर दूसरी बोतल खोली और बोला, करीब 100 साल पहले मुंजिया अपने परिवार के साथ यहाँ रहता था। उसे मुन्नी से मोहब्बत हो गई। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मुन्नी के भाइयों ने मुंजिया को जिंदा जला दिया और उसकी अस्थियों को बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तब से हर रात मुंजिया उस बरगद के पेड़ से निकलता है और यहाँ अपने झोपड़े के पास आकर रोता है। वो आज भी मुन्नी से उतना ही प्यार करता है और आज भी उससे शादी करना चाहता है। उसके रास्ते में कोई भी आ जाए तो वो उसके पीठ पर सवार हो जाता है और तब तक पीठ से नीचे नहीं उतरता जब तक वो इंसान को बर्बाद ना कर दे। आदित्य जो पक्या की बातों को रिकॉर्ड कर रहा था, वो बोला, चलो मुंजया के उस बरगद वाले पेड़ पर चलते हैं। नहीं, पक्या डर से चीख पड़ा। वहां जाना मतलब मुंजिया की गिरफ्त में आना है। मैं क्या, यहाँ का कोई भी इंसान मुंजिया के बरगद के पेड़ तक नहीं जाएगा। तब आदित्य ने एक डील पक्या को ऑफर की। मुंजया के उस पेड़ तक पहुंचाने के बदले वो ठेकेदार को 1 महीने की शराब का पैसा देगा। सुनकर शराबी पक्या लालच में आ गया कि 1 महीने उसे मुफ्त में शराब मिला करेगी। वो इस शर्त पर राजी हुआ कि मुंजया के बरगद से कुछ दूर उसे छोड़कर वो वापस लौट जाएगा। आदित्य के लिए यही काफी था। उसने ठेकेदार को पक्या की 1 महीने की शराब का पैसा दिया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े जहां मुंजया का बरगद था। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक भयानक से दिखने वाले बरगद के सामने खड़े थे। वहां मौत का सन्नाटा था। सिर्फ सियार और भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस बरगद के दूर तक कोई दूसरा पेड़ पौधा नहीं था, जैसे वो भी मुंजया से डरते हो। आदित्य ने वही अपनी बाइक पार्क कर दी। इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। घबरा रहे पक्या ने कहा, और आप भी ज्यादा करीब मत जाना और अंधेरा होने से पहले लौट आना, क्योंकि मुंजिया रात के अंधेरे में ही इस बरगद से निकलता है। तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैं रात को भी यहाँ पर शूट करके आऊंगा, फिर कल सुबह खुद तुम्हारे साथ जाम से जाम टकराऊंगा। सुनकर पक्या घबरा गया। अरे ऐसा मत करना दोस्त, तुम्हारे एक वीडियो से ज्यादा कीमती तुम्हारी जिंदगी है। सुनकर आदित्य जोरों से हंस पड़ा। उसकी हंसी की गूंज जंगल में सुनाई देने लगी और बरगद पे आराम कर रहे मुंजया की आंख भी खुल गई। वो बरगद की घनी डालियों में से होता हुआ बाहर झांकने लगा और मुंजया ने देखा, हंसता हुआ आदित्य कह रहा था, मैं इससे भी खतरनाक, डरावनी और भूतिया जगह पर पूरी रात रुककर व्लॉग बना चुका हूँ। ये भूत प्रेत मुंजिया टाइप की चीजें सिर्फ हमारी सोच में होती है, हकीकत में नहीं होती। देखना, कल जब हम मिलकर पी रहे होंगे तुम्हें भी मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन काश ये आदित्य जान पाता जिस मुंजया को वो वहम करार दे रहा था, वही मुंजया
पत्तियों की आड़ में से उसे देखते हुए शैतानी मुस्कान अपने चेहरे पर ला रहा था। आदित्य की बात का पकिया ने जवाब नहीं दिया। वो तुरंत पलटा और वहां से दौड़कर वापस जाने लगा। अब पकिया को डर सताने लगा था कि मुंजया के बारे में इतना बताकर और आदित्य को यहां तक पहुंचाकर कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं इस गद्दारी की सजा मुंजया उसे भी देगा। अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था, इसलिए पकिया पागलों की तरह दौड़ता जा रहा था। वो जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहता था। पकिया के जाते ही आदित्य ने अपना व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया। वो बरगद के उस पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां ठीक ऊपर मुंजया उसे देख रहा था। आदित्य ने उस पेड़ को, उसकी आसपास की जगह को अच्छे से शूट करने के बाद बरगद के तने के आसपास उस जगह को तलाशने की कोशिश करने लगा जहां मुंजया की अस्थियों को दबाया गया था। हार कर जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसकी नजर आसमान पर गई जहां अब सूरज डूबने लगा था। तभी पत्तियों की आड़ में से एक चेहरा उसे दिखाई दिया, जिसे देखकर आदित्य की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो था मुंजया, जो आदित्य को देखकर कर्कश हंसी में हंस पड़ा। मुंजया की कर्कश हंसी तीर की तरह आदित्य के बदन में चुभने लगी। आदित्य तुरंत वहां से दौड़ा और मुंजया वहीं बैठा रहा, क्योंकि रात नहीं हुई थी और वो पेड़ से उतर नहीं सकता था। आदित्य पागलों की तरह दौड़ता अपनी बाइक के करीब पहुंचा कि बरगद की एक जड़ उछली और उसने आदित्य के पैर को जकड़ लिया। आदित्य पागलों की तरह अपने पैर को आजाद कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन बरगद की जड़ ने उसे घसीटा और उल्टे पैर उसे बरगद के नीचे लटका दिया। हवा में उल्टा लटकता आदित्य चीखने लगा, चिल्लाने लगा, हाथ पैर मारते मदद के लिए चीखने लगा, लेकिन दूर दूर तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुंजया के बरगद के करीब भी जा सके। रात हुई। अब मुंजया जड़ पकड़कर आदित्य के करीब आया और अपनी कर्कश आवाज में बोला, कैसे लग रहा है वहम को हकीकत में देखते हुए? मुंजया कर्कश हंसी में हंसा तो आदित्य रो पड़ा। मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। तू आया नहीं है, तुझे मैंने यहाँ बुलाया था। तेरी पोस्ट पर कमेंट करके अपने बारे में तुझे ललचाया था। तू वही है जिसका मुझे 100 साल से इंतजार था। मुंजया हंसा और अचानक आदित्य पकड़ से छूट गया। वो गिरा और उठकर पागलों की तरह बाइक की ओर दौड़ा। तभी मुंजया ने जंप किया और सीधा आदित्य के पीठ पर सवार हो गया। मुंजया के वजन से आदित्य गिर पड़ा और जब वो उठा तो वजन से उसकी पीठ और कंधे झुके हुए थे, क्योंकि अब मुंजया उस पर सवार था। टैरो रीडर मोना के सामने बैठे आदित्य ने उसे बताया, तब से मुंजया मेरी पीठ पर सवार है। तुम उसे तभी देख पाओगी जब मुंजया चाहेगा। जो उस शराबी ने बताया था वही हुआ। मेरी नौकरी चली गई, मेरा घर बिक गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई। मुंजया ने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया। मैं रोया, गिड़गिड़ाया तो मुंजया बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश तू ही पूरी कर सकता है, मेरी मुन्नी से मेरी शादी। इसलिए तुझे वही करना होगा जो मुंजया तुझसे कहेगा। इसलिए मैं यहाँ आ गया। आदित्य मोना से बोला। मोना को कुछ समझ नहीं आया। पर मेरे पास क्यों? मुंजया का कहना है तुम मुन्नी का पुनर्जन्म हो। सुनकर मोना के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी मोना चीख पड़ी। आदित्य के कंधे पर सवार मुंजया उसे दिखाई दे रहा था। मुंजया उसे देख भावुक होकर बोला, मुन्नी, मेरी मुन्नी। और मुंजया ने आदित्य के कंधे से मोना पर जंप लगा दी। मोना चीख पड़ी।
अब पागलों की तरह आदित्य सड़क पर भाग रहा था। उसकी पीठ अब सीधी हो गई थी। आदित्य ने मुंजया का कहा मानकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन वो कभी नहीं जान पाया कि मोना और मुंजया का क्या हुआ।